नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कवि नागार्जुन के बारे में। बाबा नागार्जुन साहित्य में कबीर किसी अक्खड़ता फक्कड़ मस्त मौला व्यक्तित्व, सूर किसी सहृदय भावधारा, प्रेम भावना तथा तुलसी के समान सामाजिक उत्तरदायित्व एवं लोक मंगल की भावना यदि किसी कवि में एकाकार रूप में परिणित होती है तो वो है बाबा नागार्जुन। नागार्जुन को नामवर सिंह ने कबीर के बाद हिंदी का श्रेष्ठ व्यंग्यकार कहा है। उन्होंने कहा है कि कबीर के बाद यदि दूसरा व्यंग्यकार कोई हुआ है तो वो है नागार्जुन। इनकी कविता में व्यंग्य के इतने चित्र दिखाई देते हैं कि पूरा का पूरा एल्बम तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो बाबा नागार्जुन एक सजग संवेदनशील साहित्यकार, जनप्रतिनिधि तथा अक्खड़ बैरागी व्यक्तित्व वाले कवि के रूप में सामने आते हैं। इनका वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र। ये बिहार के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। अब इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था तो ये नागार्जुन के नाम से साहित्य रचना क्यों करने लगे? जैसा कि हम जानते हैं कि नागार्जुन प्रगतिशील चेतना के कवि थे और रूढ़ियों, कुवृत्तियों, सामाजिक व्यवस्था के प्रति इनके मन में रोष था। नई नई भाषा, नए नए साहित्य, नए समाज की परंपराओं एवं रहन सहन, आचार विचार के प्रति जानने की इनके मन में ललक थी। इसीलिए वे यायावरी प्रवृत्ति से इधर से उधर भ्रमण करते रहते थे। 1933 में ये श्रीलंका जाते हैं और वहां जाकर पाली भाषा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसी प्रवास के दौरान ये चूंकि हिंदी संस्कृति तथा हिंदू धर्म से इनका मोह भंग हो चुका था, इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और इनका नाम हो गया नागार्जुन। और नागार्जुन के नाम से ही इन्होंने साहित्य सर्जना प्रारंभ कर दी। इसलिए ये बैद्यनाथ मिश्र नहीं अपितु नागार्जुन के नाम से साहित्य में विख्यात हुए। जन्म इनका 1911 को दरभंगा जिले के टरौनी नामक ग्राम में हुआ था। चूंकि जैसा मैं बता चुकी हूं कि साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही ये अभावों को, शोषण को, रूढ़वादी जर्जर मान्यताओं को देखते रहे हैं, भोगते रहे हैं। इसीलिए इनके काव्य में इनकी कटु अभिव्यक्ति मुखरता पूर्ण व्यक्त हुई। परिवार के रूढ़वादी दृष्टिकोण, शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण अभावपूर्ण जीवन एवं समाज की जर्जर मान्यताओं के प्रति रोष ने बचपन से ही इनके मन में विद्रोह का बीजारोपण कर दिया था। विद्रोही स्वभाव इनके अंदर प्रविष्ट हो गया था। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, मैथिली, हिंदी, सिंहली तथा पाली आदि भाषाओं पर अधिकार कर लिया था। प्रारंभ में ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं रचते थे तथा इनकी प्रथम रचना मैथिली भाषा में 1930 में मिथिला मिहिर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ को हिंदी साहित्य के विशिष्ट सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
नागार्जुन को जन कवि की उपमा प्राप्त है, क्योंकि इनके काव्य में रूढ़ियों, शोषण, अन्याय, अत्याचार, जर्जर मान्यताओं के प्रति मुखर विरोध दिखाई देता है। विद्रोह इनकी कविता का मूल स्वर है। इन्हें साम्यवादी दर्शन से जुड़े हुए प्रगतिशील कवि के रूप में जाना जाता है। समाज की व्यवस्था के प्रति रोष नहीं इन्हें समाजवादी या साम्यवादी दर्शन से जोड़ने का कार्य किया तथा इन्होंने प्रगतिशीलता के सभी सिद्धांतों को अपनी कविताओं में स्वर प्रदान किया है। अब इनके काव्य संग्रहों को देखें तो इन्होंने संस्कृत, मैथिली, हिंदी तीनों ही भाषाओं में साहित्य सर्जना की है तथा इनके द्वारा यात्रावृत्त साहित्य पर भी लेखनी चलाई गई। हिंदी काव्य रचनाएं इनकी, पहला काव्य संग्रह इनका युगधारा है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, चंद्रमा, जो कि लंबी कविताओं का संग्रह है। ये इनकी हिंदी काव्य रचनाएं हैं। नागार्जुन अंचल विशेष के साहित्यकार माने जाते हैं और इनकी रचनाओं में अपने बिहार के अंचल के प्रति मोह, लगाव और निष्ठा साफ देखी जा सकती है। इसीलिए नागार्जुन का गद्य साहित्य, विशेष तौर पे उपन्यास, आंचलिक साहित्य के रूप में प्रसिद्धि पाता है और आंचलिक साहित्यकार के रूप में नागार्जुन की अत्यधिक ख्याति हुई है। उपन्यास हैं इनके रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जिसमें कि बरगद के पेड़ को नायक बना करके संपूर्ण परिवेश का मार्मिक चित्रण किया गया है। उग्रतारा, कुंभी पाक, इमरतिया, पारो तथा नवतुरिया आदि। मैथिली में इन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें प्रमुख है चित्रा तथा पत्रहीन नग्न गाछ। तो इस तरह इनके साहित्य सर्जना को देखा हमने। अब आते हैं नागार्जुन की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर, वो विशेषताएं जिन्होंने बाबा नागार्जुन को जन कवि के महत्वपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित कराने का कार्य किया। प्रगतिवादी विचारधारा पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नागार्जुन के साहित्य की। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे। इनकी कविताओं में समाज के शोषण, विरोध, घृणित कुवृत्तियों के प्रति विरोध मुखर हुआ है। ये समाज को समानता के आधार पर देखने के पक्षधर थे। इनका कहना था कि समाज दो वर्गों में नहीं बटा होना चाहिए कि एक वर्ग के पास संपूर्ण शक्ति साधन उपलब्ध तथा दूसरा वर्ग दो जून की रोटी के लिए भी मोहताज। समाज साम्य व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जीने का अवसर प्राप्त हो। तो प्रगतिवादी विचारधारा नागार्जुन की कविता का मूल स्वर बनकर उभरती। वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में स्वर उठाते हुए कहते हैं कि बाहर बाहर, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी है। खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है और टाटा बिड़ला डाल मियां की 30 दिन दिवाली। अर्थात वो प्रगतिशील चेतना के अंतर्गत समाज में बराबरी के पक्षधर थे। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति वो तीव्र आक्रोश प्रकट करते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है शोषण का विरोध। नागार्जुन जन कवि थे और उन्होंने जनता को ही अपनी कविता का मूल आधार बनाया है।
सभी तरह के शोषण का, भले ही वो सरकार के द्वारा किया जा रहा हो या पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा, वे सभी प्रकार के शोषण का खुल करके विरोध करते हैं। शोषितों के प्रति सहानुभूति, नागार्जुन अपनी कविता में शोषित समाज के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाते हुए प्रकट होते हैं। अकाल के बाद शीर्षक कविता में वे एक गरीब घर के परिवार का चित्रण करते हुए कह उठते हैं, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, घर में दाने आए बहुत दिनों के बाद। कि किस तरह से एक गरीब परिवार की रोजी रोटी ही उसके जीवन का मुख्य हेतु है। शोषितों के प्रति सहानुभूति उनकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया का प्राण बन करके उभरती है। विद्रोह धर्मिता, नागार्जुन विद्रोह के कवि माने जाते हैं। वो वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह कर उठते हैं। वर्तमान व्यवस्था कुछ लोगों को साधन संपन्नता से युक्त करती है तथा गरीब समाज की उपेक्षा करती है, और इसी का विरोध करते हैं नागार्जुन। वो कह उठते हैं, गांधी के भी ताऊ निकले तीनों बंदर, गांधी के सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर गांधी के। वो विरोध करते हैं गांधीवाद का। वो अपनी असहमति जताते हैं तत्कालीन व्यवस्था के प्रति। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नागार्जुन जनकवि थे और समाज में जो घट रहा है उसके प्रस्तुतिकरण का पूर्ण उत्तरदायित्व वो वहन किए हुए थे। सामाजिक यथार्थ का चित्रण उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ किया है। वर्तमान समाज स्वतंत्रता के पश्चात सुख का स्वप्न देख रहा था और किस तरह उनके स्वप्नों को भंग किया गया है ये देखकर बाबा अत्यंत दुखी हो गए थे, और यही दुख प्रकट करते हुए वो जनता की मनोवृत्तियों को सचेत करते हुए कह उठते हैं कि 5 साल में खिलेंगे फूल, 5 साल में फल आएंगे, रहे पंत जी झूला झूल। 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल, अपने ही हाथों यो झोंको तुम अपनी आंखों में धूल। तो समाज का यथार्थ चित्रण वो प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से जनता अंधानुकरण कर रही है, राजनेताओं के कहे हुए वादों पर विश्वास कर रही है, परंतु किस तरह से उसका विश्वास भंग हो रहा है। प्रकृति के प्रति प्रेम, नागार्जुन की कविता 2 विरोधी भावों को अभिव्यक्त करती है। एक तरफ तो वो रूढ़ी मान्यताओं और समाज के प्रति आक्रोश प्रकट करते हैं, दूसरी ओर सुंदरता और प्रकृति के गीत गाते दिखाई देते हैं। प्रकृति के प्रेम उनकी कविताओं का मूल स्वर बनकर सामने आता है। इस प्रवृत्ति का श्रेष्ठ उदाहरण इनके द्वारा रची गई कविता बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, उसके शीतल मोती जैसे छोटे छोटे तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम पुष्पों पर कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सौंदर्य व प्रणय भावना, नागार्जुन के साहित्य में सौंदर्य तथा प्रेम की उन्मुक्त भावना प्रदर्शित हुई है। वे शिशुओं की बाल सुलभ क्रीड़ा से भी आकर्षित होते दिखाई देते हैं तथा अपनी प्रेयसी के सिंदूर तिलकित भाल की भी प्रशंसा करते दिखाई देते हैं। शिशुओं के सुंदरता तथा उनके बाल सुलभ क्रीड़ाओं के आगे किस तरह हम सब कुछ भूल जाते हैं, ये बताते हुए वे कहते हैं, धूल धूसर ये तुम्हारा गात, परस पाकर ही तुम्हारा प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन
पाषाण। तो सौंदर्य एवं प्रणय भावना, प्रेम भावना मुखरित होती है नागार्जुन के साहित्य। व्यंग एवं विद्रूपता, व्यंगात्मकता, व्यंगात्मकता प्रबल स्वर है नागार्जुन की कविता का। वे समाज की वर्तमान व्यवस्था पर चोट करते, मीठी चुटकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। वे रानी ब्रिटेन के भारत आने पर नेहरू जी को भी नहीं छोड़ते और उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं, आओ रानी हम उठाएंगे पालकी। इसी तरह नभ में बृहद विशाल सी शासन की बंदूक, तथा अपने जन कवि होने पर भी वे किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं देते। वे कहते हैं जन कवि हूं, जनता मुझसे पूछ रही है क्यों हकलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, जन कवि हूं मैं क्यों चाटूं थूक तुम्हारी, शोषितों पर क्यों चलने दूं बंदूक तुम्हारी। तो इस तरह से वे व्यंग एवं विद्रूपता को अपने काव्य में मुखरता से अभिव्यक्ति देते हैं। राष्ट्र के प्रति अनुराग, नागार्जुन वर्तमान व्यवस्था से दुखी अवश्य थे, परंतु राष्ट्र के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा इनकी कविताओं में दिखाई देती है। इसी कारण वे वर्तमान राजनीति से क्षुब्ध थे, क्योंकि वर्तमान राजनीति देश के हितों को ध्यान में नहीं रख रही थी। ग्रामीण अंचल के प्रति सहज मोह, ये 10वीं विशेषता है नागार्जुन की कविता की। नागार्जुन बिहार के मिथिला के अंचल से संबंधित थे और यह विशेषता उनकी कविताओं में यत्र तत्र देखी जा सकती है। अपने ग्रामीण अंचल को याद करते हुए कहते हैं, याद आता है मुझे वह तरौनी ग्राम, याद आती है मुझे वे लीचियां और आम। इस तरह वो मोह प्रकट करते दिखाई देते हैं अपने अंचल विशेष के प्रति। और उनके उपन्यासों में तो यह प्रवृत्ति विशेष तौर पे उभरती दिखाई देती है। शासन की घृणित नीतियों के प्रति रोष, नागार्जुन जन कवि थे और अपने उत्तरदायित्व का वहन करते हुए वे शासन की प्रत्येक असंगत नीति के प्रति स्वर बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। वे शासन की गलत नीतियों के प्रति खुलकर असहमति जताते हैं। आस्था एवं विश्वास का स्वर 12वीं विशेषता है नागार्जुन के काव्य की, कि उनकी कविताओं में आस्था एवं विश्वास का स्वर पूरी शक्ति के साथ मुखरित होता है। यद्यपि वे वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट थे, नीतियों का विरोध करते थे, किंतु फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में आस्था और विश्वास के गहरे स्वर थे। तभी अपनी कविता पछाड़ दिया मेरे आस्तिक में वे कह उठते हैं कि याद रखना रत्नेश्वर, यदि मैं कहूं कि मैंने कहां झुकाया था शीश, तो तुम मुस्कुरा भर देना मेरी उस मिथ्या पर। आओ आज अर्घ देंगे जी भर कर सूर्य को। तो इस तरह से प्रतीत होता है कि उनके मन में अपने परिवेश, संस्कृति के प्रति आस्था थी तथा आने वाले भावी जीवन में जनता के सुख समृद्धि के प्रति वे आस्था मानते। तो ये आस्था और विश्वास का स्वर उनकी कविताओं में दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन जो आधुनिक हिंदी साहित्य में एकमात्र जन कवि के रूप में सामने आते हैं, अपनी विशिष्टताओं से किस तरह हमें हमारे साहित्य को एक नवीन सौंदर्य से अभिमंडित करके गए। बाबा नागार्जुन अपने विद्रोही तेवर, व्यंगात्मकता तथा जन संवेदना के लिए सदा सदा याद किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।